Hello friends, in this video I will be discussing the details about theory and the introduction of gas chromatography. So this will be the first part of our gas chromatographic technique, which is very important for pharmaceutical analysis. So in this video I will be discussing about introduction. So what is gas chromatography? So before going to the gas chromatography, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि chromatography होता क्या है. Chromatography means chroma plus graphene. Chroma means color, graphene means writing, means color writing. Basically chromatography is a technique for separation and identification of any mixture. कोई भी मिक्सर कंपाउंड होता है उसको हम लोग को सेपरेट करना होता है, ये हमारा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में हम लोग करते हैं. तो जीसी में भी हम लोग सेपरेशन करते हैं. बट बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स अबाउट जीसी, सबसे पहले हम लोग सोचते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के क्रोमेटोग्राफी होते हैं. तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्री दो टाइप के क्रोमेटोग्राफी होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी एंड सेकंड वन इज प्लेनर क्रोमेटोग्राफी. तो हम लोग कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी का डिस्कशन सबसे पहले करते हैं. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी है. इसके लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है स्विमिंग पूल का. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जिसमें हमारे पास 3 स्विमर है. एक का कलर है हमारा ये रेड कलर, दूसरे का कलर है पर्पल, तीसरे का कलर है ग्रीन. अब यहाँ पर जब स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर आप पता नहीं लगा पाओगे कि कौन स्विमिंग में फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा. बट जब इनका स्विमिंग करेंगे, जब ये लोग स्विम करने के बाद एक कंडीशन ऐसा आएगा, जब ये स्विमिंग का जो स्विमिंग पूल है उसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है. इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होएगा ये. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले ग्रीन वाला पहुँच गया, फिर पर्पल वाला पहुँच गया, फिर रेड वाला पहुँच गया, या फिर इसी सीक्वेंस में जो भी पहुँच गए. तो इसके अकॉर्डिंगली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्विमिंग कॉम्पिटिशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ग्रीन वाला फर्स्ट था, पर्पल वाला सेकंड था, या फिर रेड वाला सेकंड था, या फिर थर्ड था, जो भी है जिसी भी सीक्वेंस में वो पहुंचेंगे उसके अकॉर्डिंगली. तो सिमिलरली हमारा क्रोमेटोग्राफी में भी यही होता है. उसमें भी यही टेक्निक यूज़ होता है कि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर होता है इसमें 2, 3, 4, 5 मिनिमम 2 कंपाउंड होते हैं, या फिर उससे ज़्यादा कितने भी कंपाउंड हो सकते हैं. उनको हम लोग एक कॉलम पे रन कराते हैं. कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी मीन्स एक हॉलो ट्यूब होगा जिसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, उसको हम लोग रन कराते हैं. और जब रन कराते हैं हम लोग तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. जब कॉलम से एक कॉलम के एक एंड से जाते हैं और दूसरे एंड से निकलते हैं और वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कॉलम है, ये एक HPLC कॉलम है. इस HPLC कॉलम में मान लीजिए यहाँ पर नीचे से या फिर ऊपर से जो भी हमने मिक्सचर कंपाउंड डाला, फिर ये इसमें स्टेशनरी फेस होगा, इस कॉलम के अंदर में स्टेशनरी फेस है, और इसमें लिक्विड का फ्लो होगा जो हमारा मोबाइल फेस होता है. तो मान लो ये ऊपर से नीचे जा रहा है थ्रू प्रेशर, तो उस प्रेशर के अकॉर्डिंगली कोई कंपाउंड यहाँ से यहाँ पहुँचने में जल्दी पहुँच जाएगा, कोई कंपाउंड उससे बाद में पहुंचेगा, कोई कंपाउंड सबसे लेट में पहुंचेगा. तो अकॉर्डिंगली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें 1, 2, 3, 4 जितने भी कंपाउंड है सबका टाइमिंग अलग अलग होगा. जैसे स्विमिंग पूल में सबका टाइमिंग अलग अलग होता है स्विम करने का, वैसे ही इसमें भी टाइमिंग अलग अलग होता है. तो ये डिटेल्स हो गया हमारा कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी का. जैसे स्विमिंग पूल को, इसमें क्या होता है कि हमारा स्विमिंग पूल का जो लेंथ है वो फिक्स है. फॉर एग्जांपल ये 100 मीटर था, तो इस स्विमिंग पूल को हमें कम्प्लीटली पार करना होता है. तो 100 मीटर पार करने में मान लो एक को 2 मिनट लगा, दूसरे को 4 मिनट लगा, तीसरे को 6 मिनट लगा. तो इसके अकॉर्डिंगली 2, 4 और 6 मिनट के अकॉर्डिंगली हमने सेपरेट आउट कर लिया कि 2 मिनट वाला फर्स्ट है, 4 मिनट वाला सेकंड है और 6 मिनट वाला थर्ड है. मींस अल्टीमेटली हमारे पास जो ये 3 स्विमर थे इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो पता चल गया, वो सेपरेट आउट हो गए. सिमिलरली हमारे कंपाउंड्स भी सेपरेट आउट हो जाते हैं. तो ये हो गया हमारा कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी. गैस क्रोमेटोग्राफी भी एक टाइप का कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी है. तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो स्विमिंग पूल में हम लोग देख रहे थे, इस स्विमिंग पूल में ही
इसी स्विमिंग पूल में हम यूज़ करके इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका भी हो सकता है जहाँ पर भी हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकाल सकते हैं और वहाँ पर टाइम भी कम लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन ये स्विमिंग पूल है, और इस स्विमिंग पूल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगेन हमने वही 3% लिया है। अब इन 3% को जो हमने टारगेट दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट टारगेट दिया है। इनको बोला है कि ये स्विमिंग पूल को आपको यहाँ पर स्टार्ट से लेकर के यहाँ तक, एंड तक यहाँ पर नहीं जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट से एंड तक नहीं जाना है। यहाँ पर हमने इनको बोला हुआ है कि आपको एक सर्टेन टाइम मिलेगा, एक फिक्स्ड टाइम मिलेगा। मान लो इनको कोई हमने फिक्स्ड टाइम दे दिया, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया टाइम 3 मिनट का, 3 मिनट का टाइम दे दिया। इसी 3 मिनट में आप जहाँ पर पहुँचोगे वहीं पर रुक जाना है और वही डिस्टेंस आपका काउंट होगा, ये हमने इनको बोला। तो अब जब स्टार्ट किए रेस, इसका जो स्विमिंग स्टार्ट किए, अब हमारे पास 3 मिनट कंप्लीट हो गया, तो जहाँ पर जो था वो वहीं पर रुक गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर देखो ग्रीन वाला सबसे आगे है तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, उसके बाद रेड वाला हमारा यहाँ पर है तो ये हमारा सेकंड हो गया, और ये पर्पल वाला सबसे पीछे है तो ये हमारा थर्ड हो गया। तो पहले कंडीशन में, कॉलमनर कंडीशन में क्या होता था, कॉलमनर कंडीशन में हमारा होता था जो लेंथ है वो फिक्स होता था, बट हमारे पास ये जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है इसमें हमारा जो डिस्टेंस, इसमें जो हमारा टाइम है वो फिक्स था। एक चीज़ हमें फिक्स रखना होता है। पहले हमने डिस्टेंस फिक्स रखा था, इसमें हमने टाइम फिक्स रखा हुआ है। इसका एक हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में यहाँ पर एक HPTLC प्लेट है। ये एक एग्जाम्पल होता है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का। तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ट्रैक्स है, मीन्स 4 टाइप के कंपाउंड है। जब ये इल्यूट आउट होंगे, वही स्विमिंग पूल है, इल्यूट आउट हुए हैं ये, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो यहाँ पर है, ये इस कंडीशन में जो फर्स्ट है वो यहाँ तक रन किया है, उसके बाद फिर ये जो सेकंड है वो वहाँ तक रन किया है, अकॉर्डिंगली जो थर्ड है ये सबसे ऊपर रन किया है, और फोर्थ है ये सबसे कम रन किया है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली मान लो स्विमिंग पूल है हमारा, और इसमें हम लोग इसको रन कराते हैं और ज़्यादा टाइम तक रन करा देते हैं। मान लो हमने पहले 3 मिनट का फिक्स कर दिया, बट 3 मिनट के अलावा हमने इसको 15 मिनट 20 मिनट तक के रन करा दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब हम लोग प्लेनर क्रोमेटोग्राफी कर रहे होंगे तो मान लो ये हमारा जो ग्रीन वाला है 5 मिनट में यहाँ टॉप तक पहुँच गया। उसके बाद फिर ये जो हमारा ब्लैक वाला है ये टॉप तक पहुँचने में मान लो इसको 10 मिनट लग गया। फिर 12 मिनट में ये हमारा ऑरेंज वाला पहुँच गया। उसके बाद ये जो रेड वाला है ये हमारा 20 मिनट में पहुँच गया, और इसको हमने मान लो 20 मिनट तक रन करा दिया। तो अल्टीमेटली सब कोई टॉप पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। इसलिए इसमें टाइम हम लोग फिक्स रखते हैं। जो फिक्स टाइम रखते हैं उसी में कोई ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, कोई कम डिस्टेंस कवर करता है। तो जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है उसका RF वैल्यू ज़्यादा आता है, जो कम डिस्टेंस कवर करता है उसका RF वैल्यू कम आता है। अकॉर्डिंगली इसमें भी हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमारा आइडेंटिफिकेशन का इसमें भी काम होता है, या फिर सेपरेशन का काम इसमें भी होता है, और कॉलमनर में भी सेपरेशन का काम होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम लोग प्लेनर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं तो ये फास्ट सेपरेशन होता है, जल्दी सेपरेट आउट हो जाता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो इफिशियंसी है उतनी अच्छी नहीं होती, उतने अच्छे से प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाता है जितने अच्छे से कॉलमनर में होता है। उसमें सेपरेशन ज़्यादा अच्छे से होता है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा किसमें, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में और कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी में। आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ GC, दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट गैस इज यूज्ड एज ए मोबाइल फेस इन गैस क्रोमेटोग्राफी, एंड इन शॉर्ट वी विल टेल दिस टेक्निक एज GC। तो एज इट्स नेम सजेस्टेड, गैस क्रोमेटोग्राफी मीन्स उसमें गैस यूज होगा और गैस मोबाइल फेस होता है। मान लो हम लोग LC की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मीन्स वहाँ पर जो मोबाइल फेस होगा लिक्विड होगा। यहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेस क्या होता है, गैस होता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। सो GC इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, मीन्स
GSC, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। तो इसका नाम देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि गैस हमारा तो मोबाइल फेस होगा ही होगा, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज हो रहा है। तो हमारा जो स्टेशनरी फेज होगा वो क्या होगा, वो हमारा सॉलिड होगा। तो गैस मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेज सॉलिड, तो GSC, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं GSC। सेकंड टाइप हो गया हमारा गैस मोबाइल फेस होगा ही होगा। जब भी हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे हमेशा मोबाइल फेस गैस ही होगा। जब भी हम लोग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे हमेशा मोबाइल फेस हमारा लिक्विड ही होगा। ये बात हमेशा हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गैस मोबाइल फेस हो गया, हम लोग का स्टेशनरी फेस चेंज होगा, तो स्टेशनरी फेस हमारा हो जाएगा लिक्विड। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और इसका जो शॉर्ट नेम है दैट इज GLC। उसी का थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। तो डिटेल्स में क्या होगा, स्टेशनरी फेज हमारा क्या हो जाता है, इसमें सॉलिड हो जाता है। मोबाइल फेज क्या होता है, गैस रहता है। गैस क्रोमेटोग्राफी में हमेशा गैस ही रहेगा। प्रिंसिपल इसका क्या होता है, एड्जॉर्प्शन। जब भी हमारा सॉलिड सरफेस होगा उस सरफेस में हमारा लिक्विड इंटरेक्ट करे या फिर गैस इंटरेक्ट करे, दोनों ही कंडीशन में वो जो मैकेनिज्म है या फिर प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो हमारा होता है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। बट इसके अपोजिट जब हम लोग स्टेशनरी फेज लिक्विड ले लेते हैं, मोबाइल फेज गैस है, तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हो जाता है हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिक्विड और लिक्विड के बीच में क्या होता है, पार्टीशन होता है, और लिक्विड और गैस के बीच में भी पार्टीशन फिनोमिना इन्वॉल्व होता है। इसीलिए इस कंडीशन में जो सेकंड कंडीशन है GLC, इस कंडीशन में मैकेनिज्म हमारा पार्टीशन होता है, और जो फर्स्ट कंडीशन है GSC, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, उस कंडीशन में हमारा होता है एड्जॉर्प्शन। आई होप आपको दोनों टेक्निक्स GSC का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वान निम्टर इक्वेशन फॉर GC। तो गैस क्रोमेटोग्राफी है, उसका जो थ्योरी का हम लोग बात करते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए वान निम्टर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको बोलते हैं हम लोग वान निम्टर इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन HETP का फुल नेम होता है हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट। HETP का फुल नेम होता है हाइट इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट, जिसका वैल्यू होता है हमारा B/μ प्लस C/μ। एक्चुअली में जो वान निम्टर इक्वेशन होता है वो कंप्लीटली हमारा डिफरेंट होता है। वो इक्वेशन होता है हमारा, एक्चुअल वान निम्टर इक्वेशन होता है हमारा ये HETP इज इक्वल टू A प्लस B/μ प्लस C/μ। ये हमारा एक्चुअल वान निम्टर इक्वेशन होता है, ठीक है। बट हम लोग जब GC की बात करते हैं तो यहाँ पर जो A का वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारा नेग्लिजिबल। ऐसा क्यों होता है, जब इसका डिटेल्स अभी मैं डिस्कस करूंगा तो वो एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो हम लोग रेट थ्योरी की बात कर रहे थे, मीन्स वान निम्टर इक्वेशन को ही हम लोग रेट थ्योरी बोलते हैं। तो कंप्लीट इक्वेशन इज A प्लस B/μ प्लस C/μ। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज A, दैट इज एडी डिफ्यूजन। What is eddy diffusion? Solute molecules will take different paths through the stationary phase at random. This will cause broadening of the solute band because different paths are of different lengths. Means इसी को हम लोग एडी डिफ्यूजन को हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं, इन शॉर्ट हम लोग बोल देते हैं मल्टीपाथ इफेक्ट। तो जैसे मल्टीपाथ इफेक्ट क्या होता है यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इनिशियल बैंड है, मीन्स हमारा जो मिक्सचर है, हमारा जो सैंपल है, यहाँ पर हमने बैंड के फॉर्म में उसको लगा दिया। उसके बाद फिर क्या होगा, ये हमारा स्टेशनरी फेज होता है जो ग्रीन कलर के है, इसको स्टेशनरी फेज को डिनोट करने के लिए मैंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट होता है हमारा फाइनल बैंड। तो ये जो हमारा कॉलम था, ये जो हमारा कॉलम था, इधर से हमने सैंपल डाला और इधर से सैंपल डालने के बाद मान लो ये इधर से निकल रहा है, तो यहाँ से यहाँ निकलने में इधर से सैंपल डाला तो ये बैंड ऐसा था, नैरो था, और जब बाहर निकला तो इसका पीक इस तरीके से हो गया, ये ब्रॉड हो गया ये पीक।
ठीक है। तो इडी डिफ्यूजन ये पीक ब्रॉडनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लो मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ नोएडा में और मुझे जाना है नोएडा टू दिल्ली। तो नोएडा टू दिल्ली जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे, कोई रास्ता बड़ा होगा, कोई रास्ता छोटा होगा। तो यदि मैं छोटे रास्ते से जाऊंगा, मीन्स जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो उससे जाऊंगा, तो मेरे को दिल्ली पहुंचने में कम टाइम लगेगा। और यदि जो मेरा डिस्टेंस है वो ज़्यादा दूरी वाला रास्ता मैं और जो मेरा डिस्टेंस है ज़्यादा दूरी वाला मैं सेलेक्ट करूंगा, तो वहाँ पहुँचने में मुझे क्या लगेगा, ज़्यादा देर लगेगा। उसी को बोलते हैं मल्टीपाथ इफेक्ट। छोटा डिस्टेंस कम टाइम में कवर होगा, बड़ा डिस्टेंस ज़्यादा टाइम में कवर होगा। तो जो हमारे पास सैंपल होते हैं वो एक ही रास्ते से होकर के नहीं आते हैं, वो अलग अलग रास्ते से होकर के आते हैं स्टेशनरी फेज में। स्टेशनरी फेज मतलब ऐसा जो हमारा कॉलम होता है इसके अंदर से जो होकर के आते हैं, जो हमारा कॉलम होता है उसके अंदर से जो होकर के जाता है हमारा वो रास्ता। इसके अंदर में भी बहुत सारे रास्ते हैं, तो उसमें जो हमारा सैंपल है, कौन वाला सैंपल छोटे रास्ते से जाता है, कौन बड़े रास्ते से जाता है, कौन मिडिल वाले रास्ते से जाता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता है, बट वो सेम डिस्टेंस फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि मान लो ये हमारा ये ब्लू वाला या फिर पर्पल वाला कहें हमारा जो ये रास्ता है, ये पाथ है, इसका डिस्टेंस सबसे छोटा है तो ये पहले पहुँच जाएगा। उसके बाद ये जो रेड वाला डिस्टेंस है, ये जो रेड वाला है उसका ब्लू वाले से थोड़ा बड़ा है तो ये बाद में पहुँचेगा। उसके बाद ये जो येलो वाला रास्ता है ये सबसे बड़ा है, येलो वाला रास्ता, तो इस येलो वाले रास्ते से होकर के आएगा हमारा सैंपल, तो सबसे बाद में पहुंचेगा। तो इस तरीके से सारा चीज़ सॉल्यूट है और उनको यहीं पर पहुंचना है, एक टाइप के कंपाउंड को यहीं पर पहुंचना है, ठीक है। तो अलग अलग रास्ते से होकर के आ रहे हैं, इसलिए जो हमारा पीक है वो ब्रॉड हो जाता है, हमारा जो पीक है वो ब्रॉड हो जाता है। तो ये रीज़न होता है हमारा एडी डिफ्यूज़न का, और एडी डिफ्यूज़न के कारण हमारा पीक ब्रॉडनिंग होती है। तो इसीलिए जो हमारा मल्टीपाथ इफेक्ट होता है वो हमारा जीसी में एप्लीकेबल नहीं होता है। जीसी में एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? बिकॉज जो गैस का प्रॉपर्टी होता है, यहाँ पर तो गैस यूज हो रहे हैं, हम लोग मोबाइल फेस गैस यूज कर रहे हैं, गैस का प्रॉपर्टी होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करता है। जब शॉर्टेस्ट रूट फॉलो करता है तो मल्टी पाथ इफेक्ट का कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो ए का जो वैल्यू है वो हो जाता है नेग्लिजिबल हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी में। इसलिए जो रेट थ्योरी होता है गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए B/μ + C/μ होता है। ये क्वेश्चन आपका जीपैट में ऑलरेडी पूछा गया है, जीपैट 2016 में आई थिंक पूछा गया था ये। नेक्स्ट वन इज अगेन रेट थ्योरी का जो सेकंड पॉइंट है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन। लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन क्या होता है? एनालाइट डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द सेंटर टू द एजेस। दिस causes band broadening if the velocity of the mobile phase is high, then the analyte spends less time on the column, which decreases the effects of longitudinal diffusion। ठीक है, तो longitudinal diffusion क्या होता है? जहाँ पर कोई भी मोबाइल फेज जिसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होता है वहाँ पर उस पर्टिकुलर मोबाइल फेस में लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन अप्लाई होता है। और ये लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी में मेजर रोल प्ले करता है फॉर ब्रॉडनिंग ऑफ द पीक। कैसे मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पर हम लोग इस इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, इसका पीक इस तरीके से आ रहा है, ये नैरो पीक आ रहा है, नैरो पीक आ रहा है। तो नैरो पीक क्यों आएगा? जो हमारा जो पीक है, जो पीक है ये पीक ब्रॉड नहीं हो रहा है। ब्रॉड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस पीक में हमारा डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। ये हमारा होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के केस में, लिक्विड में उतना डिफ्यूजन नहीं होता है। लिक्विड का जो आपस में इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो उसमें उतना ज़्यादा क्या होता है, उतना ज़्यादा ब्रॉडनिंग नहीं हो पाता है, उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न नहीं होता है। बट इसी को हम लोग गैस के केस में बात करेंगे या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में बात करेंगे तो ऐसा पीक हमें ब्रॉड मिलता है।
ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गैस का प्रॉपर्टी होता है वो डिफ्यूज होता है, वो एक जगह फिक्स नहीं रहता है या फिर कंप्रेस्ड नहीं रहता है। वो गैस को जैसे ही कहीं पर भी छोड़ोगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर भी गैस डिफ्यूज हो जाता है। ये जो पीक हमारा, ये जो हमारा बैंड था वो नैरो था। गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में क्या होता है, ये बैंड इस तरीके से फैलने लगता है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है और वो ज़्यादा एरिया में फैल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन। जब लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन होता है तो हमारा पीक का ये ब्रॉडनिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज दैट सी, वैल्यू ऑफ सी। ए का डिस्कस कर लिया हम लोग, बी का डिस्कस कर लिया, अब हम लोग करेंगे सी का डिस्कस। सी इज रेजिस्टेंस टू मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर के लिए रेजिस्टेंस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मास ट्रांसफर रेट। सो द एनालाइट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू इक्विलिब्रेट बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। ठीक है, तो जो हमारे पास एनालाइट है उसको कुछ टाइम लगता है। टाइम किस लिए लगता है? इक्विलिब्रेट करने के लिए। किसके बीच में? हमारा स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उसको कुछ टाइम चाहिए होता है। ठीक है, और उस टाइम के हिसाब से और दोनों के बीच में इक्विलिब्रेट करने के लिए जो जिसकी मिसिबिलिटी या फिर सॉल्युबिलिटी हो गया, इधर मोबाइल फेस के साथ उसकी एफिनिटी कितनी है, स्टेशनरी फेस के साथ उसकी एफिनिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये जो मास ट्रांसफर रेट है। इसीलिए हम लोग का जो मोबाइल फेस का फ्लो है बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फास्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, उस प्रोसेस के कारण, उसके जो फोर्स के कारण जो हमारा मास है, वो मास का जो ट्रांसफर है वो हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, दो कंपाउंड होंगे तो वो दोनों कंपाउंड इकट्ठे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सिंपली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं टॉयलेट का। तो हमारे टॉयलेट में क्या होता है, जब फ्लश चलाते हैं तो बहुत तेज़ी से उसमें वाटर का प्रेशर जाता है, तो जो भी वहाँ पर गंदा रहता है, जो भी हमारे पास उसमें डर्टी मटेरियल्स रहते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं इमीडिएटली। लेकिन उसी को हम लोग फ्लश को धीरे से चलाएं, मतलब उसमें धीरे धीरे पानी जाएगा, तो कैसे होगा, पानी में जो चीज़ डिसॉल्व हो जाएगा वही जा पाएगा और जो डिसॉल्व नहीं होगा वो वहीं पर अटका रहेगा। तो इसमें जो रेट है, कहने का मतलब ये कि मास ट्रांसफर रेट हमारा फोर्स गाइडेड नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए सॉल्युबिलिटी या फिर एफिनिटी गाइडेड। जो एफिनिटी या फिर सॉल्युबिलिटी हमारा स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के साथ होता है उसके अकॉर्डिंगली। Next point is that if high mobile phase velocity and a strong analyte affinity for the stationary phases, then the analyte in the mobile phase will move ahead of the analyte। ठीक है, तो वही चीज़ है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो वेलोसिटी या फिर आपका एफिनिटी है उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, फोर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द बैंड ऑफ एनालाइट इज ब्रॉडन्ड। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में भी जो बैंड है वो ब्रॉड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हायर द वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेस वर्स द ब्रॉडनिंग बिकम्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ब्रॉडनिंग वर्स हो जाता है। ठीक है, मतलब कम हो जाता है। तो ये हमारा पॉइंट्स था। अब यहाँ पर एक चीज़ छूट गया जो हमारा म्यू वैल्यू था यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो म्यू होता है हमारा मोबाइल फेस का फ्लो रेट को डिनोट करता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्या, थ्योरी ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी आप बोल सकते हैं। वॉन निम्टर इक्वेशन कंप्लीट हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम वॉन निम्टर इक्वेशन आपका HPLC में भी अप्लाई होता है। अब हम लोग बात करते हैं मोबाइल फेस इन जीसी। जीसी में कौन कौन सा मोबाइल फेस होता है, क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मोबाइल फेस का प्रेशर होता है दैट इज 40 to 80 PSI। ठीक है, मोबाइल फेस का जो प्रेशर जीसी में आइडियली होना चाहिए 40 to 80 PSI होना चाहिए। PSI मीन्स पर स्क्वायर इंच। देन गैसेस यूज्ड फॉर मोबाइल फेस शुड बी नॉन रिएक्टिव विथ इंस्ट्रूमेंट मटेरियल, सैंपल और स्टेशनरी फेस। तो हमारे पास जो गैस होता है, मोबाइल फेस होता है जो जीसी में, वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, वो किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आइदर ना तो वो इंस्ट्रूमेंट के मटेरियल से रिएक्ट करना चाहिए, ना तो सैंपल से रिएक्ट करना चाहिए, ना तो स्टेशनरी फेस से रिएक्ट करना चाहिए। यदि वो रिएक्ट कर लिया उनसे तो क्या होगा,
सब अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकते हैं और वो हमारा इम्प्यूरिटी आ जाएगा एक तरीके का, और हमारे पास हो सकता है 2 कंपाउंड होंगे एक मिक्सचर में, तो 2 की जगह 3 या फिर 4 हमारे पास पीक्स दिखने लगेंगे और हमें अल्टीमेटली सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें हम लोग मोबाइल फेस की बात कर रहे थे, तो इसका एक लिमिटेशन होता है कि इसमें ओनली गैसेस यूज होते हैं एज ए मोबाइल फेस, और ये गैस का अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है, मीन्स बहुत कम गैसेस है जिसको एज ए मोबाइल फेस हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज कर पाते हैं। सो फर्स्ट वन इज हीलियम। इट इज गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड फ्लो रेट, लो डेंसिटी, इनर्ट बट एक्सपेंसिव। हीलियम सबसे बेस्ट मोबाइल फेस होता है गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए, बट इसका एक ही डिसएडवांटेज है, ये हमारा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। बट अभी भी सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम लोग हीलियम को ही देते हैं। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का क्या होता है? इट इज लेस एक्सपेंसिव, इजिली अवेलेबल, रिड्यूस्ड पीक ब्रॉडनिंग, ठीक है। ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इजिली अवेलेबल भी हो जाता है और पीक ब्रॉडनिंग को भी कम कर देता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो लैब्स में यूज़ करते हैं वो नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं। इजिली अवेलेबल मीन्स आजकल के डेट में लोग प्रीफर करते हैं, जो भी मैक्सिमम लैब्स है वो प्रीफर करते हैं कि वो लैब में इंस्टॉल कर लेते हैं नाइट्रोजन जनरेटर। तो जब भी उनको यूज़ करना होता है जीसी, तो नाइट्रोजन जनरेटर ऑन किया तो इमीडिएटली नाइट्रोजन जनरेट हो जाता है और वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन सिलेंडर अलग से बाहर से परचेस करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज इजिली अवेलेबल, लो डेंसिटी बट रिएक्टिव विथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। हाइड्रोजन भी इजिली अवेलेबल है, इसका डेंसिटी भी लो है, बट यहाँ पर क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन का हम लोग यूज़ करेंगे तो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, मीन्स जहाँ पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हाइड्रोजन जाकर के वहाँ पर अटैच हो जाएगा। जब हाइड्रोजन वहाँ पर जाकर के अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, वो कंपाउंड तो वो रहेगा ही नहीं, उसकी आइडेंटिटी रहेगी ही नहीं, वो किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स हमारे पास जो डिटेक्ट होगा कोई दूसरा कंपाउंड होगा। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का जनरली यूज़ करना अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्गन। इनर्ट बट ओकेजनली यूज्ड। इनर्ट गैस है बट इसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। इट इज़ ऑल्सो ओकेजनली यूज्ड। इसको भी हम लोग ओकेजनली ही यूज़ करते हैं और उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट इसको भी हम लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एयर। एयर क्या होता है? व्हेन ऑक्सीजन इज बेनिफिशियल फॉर द डिटेक्शन इन डिटेक्टर देन ओनली यूज्ड। एयर को कब यूज़ करते हैं हम लोग? जब हमारे पास ऑक्सीजन है, वो डिटेक्टर में डिटेक्शन के लिए बेनिफिशियल होता है, उसी कंडीशन में हम लोग एयर को यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग प्रीफर करते हैं हीलियम और नाइट्रोजन। ये दोनों हमारे बेस्ट मोबाइल फेस होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टेशनरी फेस का। तो स्टेशनरी फेस हमारा क्या होता है? एवरेज पार्टिकल साइज इसका होता है जीसी में 125 to 180 माइक्रोमीटर एंड इट इज पास थ्रू 80 to 120 मेश साइज। 3 टाइप ऑफ स्टेशनरी फेसेस आर अवेलेबल। कौन कौन से स्टेशनरी फेस अवेलेबल होते हैं? पहला होता है हमारा अनकोटेड सॉलिड मटेरियल्स। इसके एग्जांपल है हमारे एक्टिवेटेड चारकोल, एल्यूमिना, स्टायरीन, सिलिका जेल, ग्लास बीड्स, डाइवाइनिल बेंजीन। डाइवाइनिल बेंजीन इनको हम लोग डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इसमें कोई भी कोटिंग वगैरह नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इनर्ट सॉलिड कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ लिक्विड। मीन्स हमारे पास सॉलिड होता है, उसके ऊपर में थिन लेयर ऑफ लिक्विड लगा लेते हैं, लाइक डाइटोमेसियस अर्थ होता है, इसको हम लोग कोट कर देते हैं 1 to 5% सिलिकॉन पॉलीमर से। और हमारे पास जो थर्ड टाइप का होता है दैट इज डायरेक्ट कोटिंग ऑफ लिक्विड। इसमें होता है हमारे पास सिलिकॉन पॉलीमर्स एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल आर केमिकली बॉन्डेड विथ इनर वॉल ऑफ द कॉलम। इसको इनर वॉल, कॉलम के इनर वॉल से डायरेक्टली हम लोग बॉन्ड कर देते हैं। इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी करने वाला हूँ। सो दिस इज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू सो मच।